स्वागत है दोस्तों, फिर से आपका ट्रिकी जीए चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल बॉडी, संवैधानिक और वैधानिक संस्थाएं जो हमारे संविधान में दी गई हैं। उनको संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनका वर्णन हमारे संविधान में किया गया है, किसी अनुच्छेद में, किसी आर्टिकल में। और लीगल बॉडी वो होंगी जिसके बारे में संविधान में तो नहीं है, लेकिन बाद में कोई कानून बना के, एक्ट बना के उनको संस्था बनाया गया है। इस क्लास में पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमेशा एग्ज़ाम में पूछ लेता है इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सा लीगल बॉडी है। इसके एग्जांपल आपके सामने हैं: नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, कैग, यूपीएससी, इंटर स्टेट काउंसिल, एनएचआरसी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, माइनॉरिटी, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन। इन सभी को आज कवर करेंगे। इनके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, पहले अध्यक्ष कौन थे, और इसको किस समिति की सिफारिश से बनाया गया है, इस सभी को ट्रिक से याद करेंगे, जिससे आज के बाद कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक बॉडी, संस्थाएं। वो संस्थाएं जिनका वर्णन हमारे ओरिजिनल संविधान में है, किसी अनुच्छेद के द्वारा या किसी आर्टिकल के द्वारा, उनको कहते हैं संवैधानिक संस्थाएं। जैसे आपका हो गया फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280, यूपीएससी 315, संघ लोक सेवा आयोग, इलेक्शन कमीशन 324, चुनाव आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, शेड्यूल्ड ट्राइब, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इसको ऐड किया गया है 338A को, इसको ऐड किया गया है, इसको याद कर लेना। 89 अमेंडमेंट 2003 के द्वारा इसको ऐड किया गया है। और उसके बाद ये भी ऐड किया गया बैकवर्ड क्लास का। ये आपका हुआ था 102वां अमेंडमेंट 2018 में। जैसे मान लीजिए ये शेड्यूल्ड कास्ट आ गया, एससी आ गया, फिर एसटी आ गया, फिर बैकवर्ड क्लास आ गया। एससी तो पहले था ही 338 में, फिर 338A जोड़ दिया गया, फिर बी जोड़ दिया गया। इस तरीके से इसको जोड़ा गया एसटी को 89 अमेंडमेंट में, और इसको जोड़ा गया 102 2018 में, और ये 2003 में। ये एसएससी में पूछा जा चुका है, ये दोनों क्वेश्चन एसएससी में आ चुके हैं। जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद 279A 101वां संविधान संशोधन। इंटर स्टेट काउंसिल, जब दो राज्यों के बीच में विवाद होगा तो उसके लिए बनाया गया है 263। तो ये सभी संविधान के अनुच्छेद में इनका वर्णन है, इसलिए इनको संवैधानिक बॉडी या संवैधानिक संस्था कहा जाता है। पहला देखते हैं फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। वित्त आयोग में दो हैं, एक सेंट्रल होगा, एक स्टेट फाइनेंस कमीशन होगा। ये काम कैसे करता है, इसका प्रमुख काम क्या है? इसका काम है कि जो केंद्र सरकार टैक्स लेती है, केंद्र सरकार जो टैक्स लेती है उसके पैसों को राज्यों तक पहुंचाना। अब कितना पहुंचना चाहिए, 40%, 50%, 30%, ये डिसाइड करती है, वित्त आयोग डिसाइड करती है कि कितना देना है। जो 15वां वित्त आयोग है उसके हिसाब से 42% टैक्स जो केंद्रीय करों का वो राज्यों को दिया जा रहा है। ये याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15वां जो फाइनेंस कमीशन है उसके हिसाब से 42% टैक्स राज्यों को दिया जा रहा है। तो इसमें दो टाइप है, एक सेंट्रल हो गया, एक स्टेट हो गया। सेंट्रल फाइनेंस कमीशन 280 में इसका वर्णन है, 280, और स्टेट फाइनेंस कमीशन है 243I। आई है पंचायत के लिए आई है, और ये 243Y म्यूनसिपाल्टी के लिए। और इसमें कितने मेंबर होते हैं? इसमें 5 मेंबर होते हैं। इसको कैसे याद कर लेंगे? फाइनेंस का काम क्या करना होता है? पैसा देना। पैसा, फाइनेंस, पैसा, 1 2 3 4 5, यानी इसमें 5 मेंबर होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 4 और मेंबर होते हैं। इस ट्रिक से इसको याद कर लें। फाइनेंस का मतलब पैसा, राज्यों को पैसा देना है, और पैसा में कितने अल्फ़ाबेट हैं? 1 2 3 4 5। इस तरीके से इसको याद कर लेंगे। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे KC नियोगी,
और वर्तमान में है नंद किशोर सिंह। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 15वां जो वित्त आयोग है इसके हैं नंद किशोर सिंह। और इससे पहले 14वें में क्या थे, YV रेड्डी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे YV रेड्डी। 15वें के नंद किशोर सिंह। और ट्रिक मैंने बता दिया आपको, पैसा फाइनेंस पैसा, इसमें कितने मेंबर होते हैं ये भी पूछ लेता है। तो 5 मेंबर होते हैं, 1+4, 5 साल का इनका कार्यकाल होता है। और पैसे कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, मान लो ये केंद्र है, सेंटर से सभी राज्यों के पास जाते हैं पैसे। ये स्टेट है, ये स्टेट है, स्टेट है, स्टेट। तो जो सेंटर में होगा वो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन होगा, जो स्टेट में होगा वो स्टेट फाइनेंस कमीशन होगा। अब स्टेट से पैसा कैसे जाता है, स्टेट से पैसा जाता है पंचायतों के लिए, म्यूनसिपाल्टी के लिए। इस तरीके से काम करता है, सेंटर से स्टेट, स्टेट से पंचायत, म्यूनसिपाल्टी। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, ये इसका वर्णन है भाग 15 में। सभी भाग के, संविधान के 22 भाग हैं, उसकी ट्रिक मैं बता चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे जाकर देख लें, कैसे ट्रिक से सभी भाग याद करें। फर्स्ट है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। इसमें भी ऐसे ही होता है, एक केंद्र में होगा और एक स्टेट में होगा। जैसे आपका वित्त आयोग में था, एक सेंटर में एक स्टेट में। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, इसके आर्टिकल हैं 324 से 329 तक। और स्टेट इलेक्शन कमीशन का फिर से आपको बता दें, स्टेट इलेक्शन कमीशन 243 के है पंचायत के लिए, और ZA है म्यूनसिपाल्टी के लिए, नगर पालिका के लिए। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950। इसी 25 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे। और पहले संविधान में सिर्फ एक मेंबर होता था। पहले संविधान में इलेक्शन कमीशन में एक मेंबर होता था, लेकिन बाद में इसको दो मेंबर और ऐड कर लिए गए। ये मुख्य चुनाव आयुक्त था, CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। फिर बाद में 2 और इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए, EC1, EC2। ये किस समिति की सिफारिश से बनाए गए, दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश से 3 मेंबर हो गए इसमें। अब दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश से 1+2। और जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल कितना होता है, 665, जो भी पहले पूरा हो जाए। इनका काम क्या होता है, चुनाव आयोग का काम क्या है, इलेक्शन करवाना, पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव चिन्ह देना, सिंबल देना, किसी पॉलिटिकल पार्टी को दर्जा देना, मान्यता देना, ये काम है। और आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट, जब चुनाव चल रहे हों। अब अभी भारत में फ़िलहाल 6 पॉलिटिकल पार्टी हैं जो नेशनल हैं, राष्ट्रीय पार्टी हैं 6। उनके नाम, ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछ लेता है। कांग्रेस 1885 में इसकी स्थापना हुई थी A.O. ह्यूम द्वारा। कांग्रेस की स्थापना 1885 में, BJP की स्थापना 1980 में, अटल जी और लाल कृष्ण आडवाणी। BSP की स्थापना 1984 में, काशीराम। CPIM मार्क्सवादी, CPIM मार्क्सवादी है, ये भी एक नेशनल पार्टी है। एक CPI है, वो अब नेशनल पार्टी नहीं रही, ये CPIM है, मार्क्सवादी। 5वें पे है नेशनल पीपल्स पार्टी, ये नागालैंड की पार्टी है। इसको बनाया था P.A. सांगमा ने इसको बनाया था, नेशनल पीपल पार्टी को। और आम आदमी पार्टी 6ठे पे है, जिसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है, 2012 में बनी थी ये। और ये NPP 2013 में बनी है। इसके अध्यक्ष कौन है, अरविंद केजरीवाल। एग्ज़ाम में पूछ लेता है। पहला चुनाव आयुक्त, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन। फर्स्ट फीमेल चीफ इलेक्शन कमिश्नर, पहली मुख्य महिला चुनाव आयुक्त कौन थी, रमा देवी कब थी, 1990 में। ये भी याद रखें। और फिलहाल प्रेजेंट में अब कौन है, 25 में चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार फिलहाल प्रेजेंट में क्या है, चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त। और 2 और कौन है, अनूप चंद इलेक्शन कमिश्नर और अरुण गोयल। 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं। EVM की फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन।
पहली बार इसका इस्तेमाल 1982 में केरला के विधानसभा के चुनाव में हुआ था। और 2009 का जो इलेक्शन है विधानसभा का या लोकसभा का, ये उसी से हुआ था, ईवीएम से। और ईवीएम में एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि मैक्सिमम कैंडिडेट कितनी लिस्ट आ सकती है। जैसे ये ईवीएम है, इसमें उम्मीदवारों की लिस्ट होती है, तो मैक्सिमम कितनी आ सकती है? 64 उम्मीदवारों की ही लिस्ट आ सकती है। अगर 64 से ज़्यादा किसी एरिया में उम्मीदवार हैं तो ईवीएम से वो चुनाव नहीं हो पाएगा। एक इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है वीवीपैट। वीवीपैट क्या है? तो वीवीपैट है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, चाहे हिंदी मीडियम वालों को इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लेता है। पहली बार कब यूज हुआ था इसका? नागालैंड में। वीवीपैट का एक पर्ची निकलती है, जिस भी उम्मीदवार को आपने वोट दिया है उसकी एक पर्ची निकलेगी वेरीफाई करने के लिए, इसीलिए लिखा हुआ है वेरीफाइबल पेपर। पहली बार इसका नागालैंड में यूज हुआ विधानसभा के चुनाव में, उपचुनाव में इसका यूज हुआ था किसी एरिया में, उपचुनाव में नागालैंड के। और 2019 में जितनी भी लोकसभा की सीट थी 543 पे, उस पर इसका यूज हुआ था वीवीपैट मशीन का। तो ये चुनाव आयोग जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखें। कौन से पार्ट में है? पार्ट 15 में है। स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन सी नेशनल पार्टी है, इसकी फुल फॉर्म ये सभी याद रखें। पब्लिक सर्विस कमीशन ये है पार्ट 14 में। आपको पार्ट की ट्रिक पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, कैसे पार्ट को याद करें ट्रिक के माध्यम से। और ये पब्लिक सर्विस कमीशन है जो लोक सेवा आयोग इसको हिंदी में बोलते हैं, ये कब आया? 1919 के एक्ट में ली आयोग ने क्या किया था? सिफारिश की थी। तो उसकी स्थापना कब हुई? 1926 में। 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके पहले चेयरमैन कौन थे? सर रोस बर्कर इसके पहले चेयरमैन थे। और कोई भारतीय जो इसका पहला चेयरमैन बना था वो है एच.एन. कृपलानी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखें। एच.एन. कृपलानी ये कब बने थे? 1947 में। पहला भारतीय अध्यक्ष पूछ लेगा तो एच.एन. कृपलानी, और पहला चेयरमैन पूछेगा तो रोस बर्कर। और प्रेजेंट में इसके चेयरमैन हैं मनोज सोनी। पब्लिक सर्विस कमीशन क्या करता है? ये दो टाइप है इसके। एक तो होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो केंद्र में है, एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका काम क्या है? इसका काम है परीक्षा लेना, पेपर करवाना, जिससे अधिकारी बनते हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, और स्टेट में एसडीएम वगैरह। तो ये सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है, ये बात ध्यान रखें, इनका ये काम है। यह स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका वर्णन है 315 आर्टिकल 1 में। इन दोनों में फ़र्क बताया गया है आपको, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी में, यूनियन में क्या फ़र्क है। बहुत ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूपीएससी का जो प्रेसिडेंट है उसको अपॉइंट करेगा राष्ट्रपति। यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रपति इसको अपॉइंट करते हैं, लेकिन स्टेट में जो होगा उसको गवर्नर अपॉइंटमेंट करते हैं, क्योंकि स्टेट में गवर्नर काम करते हैं और सेंटर में राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन उसको हटाने का अधिकार किसके पास होगा? उसको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होगा, यहाँ गवर्नर नहीं आएगा। ये इसको भी राष्ट्रपति ही हटाएगा। अपॉइंटमेंट तो गवर्नर देगा, लेकिन हटाने का अधिकार गवर्नर के पास नहीं है। यही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि स्टेट पीएससी जो है उसको हटाने का अधिकार किसके पास है, प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास। तो याद रखिएगा कि इसका अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, गवर्नर की केवल नियुक्ति दे सकता है। कार्यकाल 665 होता है, इसमें 662 ठीक है। और सिविल सर्विस डे कब मनाते हैं? 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। और सिविल सर्विसेज को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया किसने कहा? स्टील का फ्रेम किसने कहा इंडिया का? सिविल सर्विसेज को इसको कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये भी याद रखें, स्टील फ्रेम कहा गया है सिविल सर्विसेज को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। अब इसमें फ़र्क देख लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट यानी एससी और शेड्यूल ट्राइब एसटी, इसका आर्टिकल है 338A। इसको ऐड किया गया 89 संविधान संशोधन 2003 में। और इसमें एक अध्यक्ष होता है,
एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष और 3 मेंबर होते हैं। इसमें भी ऐसे होता है, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष और 3 मेंबर। राष्ट्रपति नियुक्ति देगा, इसमें भी राष्ट्रपति नियुक्ति देगा। इनका कार्यकाल होता है 3 साल के लिए, 3 साल के लिए इनका कार्यकाल होता है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं? विजय सापला। विजय सापला इसके अध्यक्ष हैं शेड्यूल कास्ट के, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। और हर्ष चौहान इसके अध्यक्ष हैं शेड्यूल ट्राइब के। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। इंटर स्टेट काउंसिल, जब 2 राज्यों के बीच में कोई विवाद हो जाए तो उस विवाद को सुलझाने के लिए काउंसिल बनाया जाता है। पहली बार इसको बनाया गया था 1990 में, 28 मई 1990 में। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और इसके मेंबर कौन होते हैं? भारत में 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों के सीएम इसके मेंबर होते हैं। और इसका आर्टिकल क्या है? 263। ये पूछ सकता है, अंतर्राज्य परिषद। इसका आर्टिकल क्या है? 263। 262 क्या है? नदी जल विवाद। किसी राज्यों के 2 राज्यों के बीच में अगर नदी जल विवाद है उसके लिए है 262। और फिर उससे अगला क्या है? किसी राज्य में और कोई विवाद है तो 263। आर्टिकल इसका 263 है। और किसकी सिफारिश से ये बना था इंटर स्टेट काउंसिल? सरकारिया आयोग। इसको याद रखें, सरकारिया आयोग ने की सिफारिश के बाद इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ था सरकारिया आयोग के सिफारिश के बाद। जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल 101वां संविधान संशोधन। और जीएसटी के बारे में उल्लेख कहाँ है? 246A में। अगर पूछ ले आपसे जीएसटी का उल्लेख किस में है तो 246A। लेकिन अगर काउंसिल आ जाए, वर्ड काउंसिल आ जाए तो वो हो जाएगा 279A। ये एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है। और जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स है, ये याद रखना। जो टैक्स हम डायरेक्ट भरते हैं, जैसे इनकम टैक्स में जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स है। और जो इनडायरेक्ट होता है, जैसे आपने कोई मोबाइल ख़रीदा तो मोबाइल कंपनी वालों ने जीएसटी दिया, उन्होंने जीएसटी हमारे ऊपर लगा दिया, तो ये इनडायरेक्ट हो गया, वो हमसे वसूल लेंगे। इस तरीके से 279A जीएसटी काउंसिल। ये किसकी सिफारिश पे जीएसटी लागू हुआ है? तो विजय केलकर। इसको ट्रिक से याद करेंगे, विजय केलकर। एग्जाम में पूछ सकता है कि किसकी सिफारिश पे जीएसटी लागू किया गया, किस समिति की। तो विजय केलकर ने क्या कर दिया? खेल कर दिया, खेलकर। इसको याद रख लें, खेलकर। जीएसटी ने खेल कर दिया। छोटे व्यापारी हो गए, छोटे दुकानदार हो गए, इनके साथ क्या हो गया? खेला हो गया, खेल कर हो गया। इस तरीके से याद होंगी। दूध, दही, छाछ, चावल कुछ भी नहीं छोड़ा गया, सब पे जीएसटी लग गया, टैक्स लग गया। तो उससे क्या हो गया? महंगाई बढ़ गई है। तो जितने भी छोटे व्यापारी हैं उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऊपर से अब जितने भी दुकान हैं उनको लाइसेंस वगैरह भी जारी कर दिए गए हैं, उनके लिए लाइसेंस होना ज़रूरी है। तो एक प्रॉब्लम और है। तो इस जीएसटी की जो सिफारिश की थी विजय केलकर ने, इसको कैसे याद करेंगे? जीएसटी जब वर्ड आएगा एग्जाम में, मान लो पूछ लिया कि किसने सिफारिश की, तो आपके दिमाग में आना चाहिए खेल कर दिया जीएसटी ने। गरीब आदमियों के साथ, व्यापारियों के साथ, छोटे दुकानदारों के साथ खेल हो गया। अब जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष कौन होती है? निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री इसकी अध्यक्ष होती हैं। जीएसटी काउंसिल में क्या होता है? इसके रेट तय किए जाते हैं, कितना टैक्स लेना है। इसके 5 रेट हैं, 0%, 5%, 12, 18 और 28%। 0% भी एक रेट है। तो इसके कितने रेट हैं? 5। और पहला राज्य कौन सा था जिसमें जीएसटी लागू की गई थी? तो वो आपका था असम। ये भी याद रखें। लीगल कमीशन, अब यह वैधानिक कमीशन। वो सारे कमीशन कौन से हैं जिनका संविधान में किसी न किसी अनुच्छेद में वर्णन है, जिक्र है आर्टिकल में, लेकिन ये सभी एक्ट द्वारा बनाए गए हैं। NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। HSRC, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। केंद्रीय सतर्कता आयोग। CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। राष्ट्रीय महिला आयोग। NCM, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। ये जितने भी आयोग हैं ये क्या हैं? वैधानिक हैं। वैधानिक मतलब कानून द्वारा, एक्ट द्वारा ये बनाए गए हैं, संविधान में इनकी कोई जिक्र नहीं है। देखते हैं NHRC। NHRC 1993 में बना है। 1993 में बना है NHRC।
और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी। इसको याद कर लो, ह्यूमन और माइनॉरिटी, मतलब जो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक आदमी हैं। 1993 में क्या हुआ था, बम्बई के सीरियल ब्लास्ट हुए थे। तो उस ब्लास्ट में क्या हुआ, माइनॉरिटी और ह्यूमन दोनों को नुकसान हुआ था। ह्यूमन माइनॉरिटी इस तरीके से याद कर लें। आपसे पूछ सकता है कब इसकी स्थापना हुई है। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग दोनों की स्थापना एक ही ईयर में हुई है, ये याद रख लेंगे, बॉम्बे ब्लास्ट से। और किस समिति की सिफारिश से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बना था, तो वो है रंगनाथ समिति। इसको याद करेंगे। देखो, रंग कौन लगाता है, ह्यूमन ही लगाते हैं। जो मैन है, ह्यूमन है, वही रंग लगाते हैं, मानव जाति है। तो इस तरीके से याद कर लेंगे। अगर एग्जाम में आता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस समिति की सिफारिश से लागू हुआ, तो आपको तुरंत याद हो जाएगा कि ह्यूमन है। ह्यूमन मतलब ये रंग से रंगनाथ, इस तरीके से याद कर लेंगे। रंगनाथ आयोग राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। इसका कार्यकाल 3 साल या 70 साल, 3 ईयर या 70 साल। जो पहला चेयरमैन, इसके पहले चेयरमैन भी यही थे, रंगनाथ मिश्र इसके पहले चेयरमैन थे। और प्रेजेंट में इसके हैं अरुण कुमार इसके प्रेजेंट में चेयरमैन है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये क्या करता है, ये करता है, मान लो जितने भी सिविल सर्वेंट हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, वो कहीं करप्शन तो नहीं कर रहे हैं, उन पर निगरानी रखते हैं, ये इसका काम है। तो ये कब बना है, ये बना 2003 के एक्ट से। किस समिति की सिफारिश से, संस्थानम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। संस्थानम समिति को कैसे याद करेंगे, इसको याद कर लेंगे। देखो, ये है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। अब इस आयोग को इसलिए बनाया गया, ऐसी संस्था बनानी पड़ेगी कि जितने भी अधिकारी हैं वो करप्शन तो नहीं कर रहे हैं, मतलब सरकार पैसा दे रही है और वो बीच में खा तो नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे संस्था की ज़रूरत पड़ी जो इन पे निगरानी करें। तो संस्था से याद करेंगे, संस्था से संस्थानम हो जाएगा। इस तरीके से याद कर लेंगे। विजिलेंस कमीशन, सतर्कता आयोग, ऐसे संस्था की ज़रूरत पड़ी जो इन पर निगरानी करे, यानी संस्थानम समिति 2003 का एक्ट। इसमें कितने मेंबर होते हैं, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CVC। इसके मेंबर ऐसे याद कर लो, 3 मेंबर होते हैं इसमें, अल्फ़ाबेट 3 है तो 3 मेंबर होते हैं। एक चेयरमैन होता है और 2 और मेंबर होते हैं। नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। पहला केंद्रीय सतर्कता आयोग का आयुक्त कौन था, N श्रीनिवासन। और अभी वर्तमान में कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। वर्तमान में भी याद रखना, आपको करंट अफेयर में पूछ लेगा, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कार्यकाल 4 और 65, जो पहले, ये इनका कार्यकाल होता है। तो संस्थानम से याद कर लेंगे आप, संस्थानम से याद कर लेंगे कि ऐसी संस्था जो करप्शन से लड़े। और रंग से याद कर लेंगे ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन क्या करते हैं, रंग लगाते हैं, होली खेलते हैं। तो रंगनाथ समिति हो गया ह्यूमन राइट्स के लिए, और संस्था होगी संस्थानम समिति CVC के लिए। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC, ये बना था आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए एक्ट के जरिए 2005 में जो आया था। इसकी स्थापना हुई 12 अक्टूबर 2005 को। 12 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, RTI डे। ये भी याद रखें, 12 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, RTI डे। राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। पहले इसके प्रमुख कौन थे, वजाहत हबीबुल्ला। पहले इसके प्रमुख थे वजाहत हबीबुल्ला, और अब है यशवर्धन सिन्हा। वर्तमान में कौन है, यशवर्धन सिन्हा। ये भी आपकी क्या है, देखो ये एक्ट है, तो ये एक लीगल संस्था है, वैधानिक संस्था है। अब ये देखिए, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, NCW, राष्ट्रीय महिला आयोग। और ये है NCM, माइनॉरिटी। और उसके लिए मैंने बताया था ह्यूमन के लिए, ह्यूमन और माइनॉरिटी। 1993 के बम ब्लास्ट, इससे याद कर लेंगे, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। और इसका 1990 का कानून है, लेकिन स्थापना हुई 1992 में। और पहले इसकी अध्यक्ष थी जयंती पटनायक इसकी पहली अध्यक्ष थी। और वर्तमान में है रेखा
रेखा शर्मा आपकी वर्तमान में है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखें। इसकी स्थापना 1993 में 92 का एक्ट है और वर्तमान में है इकबाल सिंह लालपुरा। तो ये सभी आज की इस क्लास में हमने कंप्लीट किया है। संवैधानिक और असंवैधानिक यानी लीगल वैधानिक कौन कौन सी संस्थाएं हैं, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें और नोट्स बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।